हेलो फ्रेंड्स। अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे आगे अपन पढ़ेंगे कोलराउस का नियम। कोलराउस ने मोलर चालकता से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम दिया था, लेकिन वो नियम पढ़ने से पहले अपन पढ़ेंगे कोलराउस का ग्राफ। उन्होंने एक ग्राफ बनाया था और उससे उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले थे, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कोलराउस का आरेख, कोलराउस का ग्राफ। कोलराउस ने विभिन्न विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता और सांद्रता के वर्गमूल, इनके बीच में ग्राफ बनाया। किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता और सांद्रता के वर्गमूल के साथ में उन्होंने ग्राफ बनाया। तो उन्होंने देखा है कि जो प्रबल विद्युत अपघट्य थे उनके लिए तो इस तरह के ग्राफ आए, लगभग रेखीय। प्रबल विद्युत अपघट्यों के ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त हुए हैं, और जो दुर्बल विद्युत अपघट्य थे उनके ग्राफ उनको कुछ इस प्रकार के प्राप्त हुए। दुर्बल के लिए ये पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि जो प्रबल विद्युत अपघट्य किसको कहा था हमने, कि जिनके तनुकरण करने से मोलर चालकता में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है, आंशिक परिवर्तन होता है। तनुकरण से या सांद्रता में परिवर्तन से मोलर चालकता में आंशिक परिवर्तन होता है, उनको प्रबल कहा था। तो यहां पर सांद्रता में परिवर्तन करने से मोलर चालकता में देखो कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा, रेखीय ग्राफ प्राप्त होंगे। और दुर्बल विद्युत अपघट्य वे थे जिनके तनुकरण या सांद्रता में परिवर्तन करने से मोलर चालकता में पर्याप्त परिवर्तन होता है। तो देखो सांद्रता में परिवर्तन करने से मोलर चालकता में भी खूब परिवर्तन हो रहा है। तो दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए इस तरह के ग्राफ आए और प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए कुछ इस प्रकार के ग्राफ आए। ये एक ग्राफ बनाया उन्होंने विभिन्न विद्युत अपघट्यों के लिए, और इस ग्राफ के आधार पर कोलराउस ने प्रायोगिक प्रेक्षणों के आधार पर एक समीकरण दी। इस ग्राफ के बेस पर अपने कुछ प्रायोगिक प्रेक्षण, उनके बेस पर एक समीकरण दी। समीकरण कुछ इस प्रकार से थी, लेम्डा एम यानी मोलर चालकता, ये देखो आपको जो लेम्डा एम है इसको कई बार जैसे लेम्डा सी के रूप में भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। ये है लेम्डा इन्फिनिट एम यानी अनंत तनुता पर मोलर चालकता। इसको कई बार अपन जैसे ऐसे शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ गए ना। या जैसे किसी आयन की मोलर चालकता होती है तो उसको जैसे ऐसे लिख देते हैं, NaCl की है या Na+ की मोलर चालकता है। इस प्रकार से आप ऐसे भी आपको बुक में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, ये आप जैसे लिखना चाहिए उस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए कोलराउस ने समीकरण क्या थी कि मोलर चालकता लेम्डा एम बराबर होता है अनंत तनुता की मोलर चालकता माइनस एक स्थिरांक लगाया बी, बी यहां पर स्थिरांक है, इंटू √c। ये एक समीकरण उन्होंने प्रदान की अपने प्रायोगिक प्रेक्षणों के आधार पर। परंतु ये जो समीकरण अपन देख रहे हैं, अच्छा इसमें देखो ये सारी चीजें आपको पता है, ये मोलर चालकता है, ये अनंत तनुता की मोलर चालकता है, बी यहां पर एक स्थिरांक है और सी सांद्रता है, सांद्रता का वर्गमूल ले रखा है। ये कोलराउस ने समीकरण दी, परंतु ये जो समीकरण थी इसका कोई गणितीय आधार नहीं था, कोई बेस नहीं है इस समीकरण का। बिना किसी आधार के ये समीकरण कोलराउस ने प्रस्तुत की थी। इसलिए इसको आधार देने के लिए एक दूसरे वैज्ञानिक हुए ओसेंगर, और उन्होंने इस समीकरण में सुधार करते हुए गणितीय इसको आधार देते हुए समीकरण को दूसरे रूप में इस प्रकार से प्रस्तुत किया। इसको मिटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अब। दूसरे रूप में देखो इस तरह से प्रस्तुत किया है कि मोलर चालकता बराबर अनंत तनुता की मोलर चालकता, और ये जो d है स्थिरांक है, इसकी जगह पर उन्होंने देखो क्या कर दिया है, मान रख दिए, और वो वैल्यू अपने को जो b के मान रखे हैं वो ध्यान में रखनी है। 82.48 82.48 अपॉन dt की पावर 1/2 dt की पावर है 1/2 प्लस ये है 82.0, ये पहले 82.48 है, ये दूसरा है 82.0,
अपॉन, और नीचे dt की पावर इस बार लगाई है उन्होंने 3/2। ये b के स्थान पर जो b स्थिरांक है उसकी जगह पर उन्होंने ये वैल्यू रख दी है। ये b है, ये मान लीजिए आप लैम्डा m बराबर लैम्डा इंफिनिट m माइनस b √c, ये आ गया √c। ये ओसेंगर ने दी है ये समीकरण। ज्यादा कुछ डिटेल में अपने को जाने की जरूरत नहीं है, केवल समीकरण ध्यान में रखनी है कि जो कोलराउस ने बिना गणितीय आधार के समीकरण दी थी, उस समीकरण को ओसेंगर ने केवल गणितीय आधार प्रदान किया है। अब इसमें जो चीजें रखी हैं वो सारी देखिए कौन कौन सी क्या है। लैम्डा m आप सभी जानते हैं, अनंत मोलर चालकता, लैम्डा इंफिनिट m अनंत तनुता की मोलर चालकता। d, यहां पर देखो ये क्या है, ये जो अपन ने d रखा है ये क्या है, ये आपका जो भी माध्यम है यानी विलायक है। जैसे विद्युत अपघट्य होता है, उसको आपने जल में घोला या किसी दूसरे विलायक में घोला, तो उस विलायक का पैरावैद्युतांक है ये क्या है, विलायक का पैरावैद्युतांक है। ये आप जानते हैं, ये टेम्परेचर है। ये है विस्कासिता, जो भी विलायक आपने लिया है उस विलायक की क्या है, विस्कासिता। विस्कासिता का मतलब हो गया श्यानता, ये विलयन की श्यानता है। फिर से पैरावैद्युतांक, टेम्परेचर, और सी आप जानते हैं ये सांद्रता। ये सारी चीजें उन्होंने रखी। ये जो समीकरण है इसमें ये जो वैल्यूज है स्थिरांक है, तो इनको आप अलग से कोई स्थिरांक मान ले। जैसे मैं इनको a और b स्थिरांक मान लूं, तो इनको आप a b स्थिरांक मानकर भी वैल्यू रख सकते हैं। जैसे इसको मैं a मान लूं, तो इसको आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं a + b। इन स्थिरांकों को हमने शॉर्ट में क्या मान लिया है, ए बी मान लिया। ये कोलराउस ने ग्राफ के बेस पर समीकरण दी थी, और इस समीकरण को ओसेंगर ने गणितीय आधार देते हुए ये समीकरण को चेंज कर दिया। ये तो हो गया कोलराउस का ग्राफ। फिर उन्होंने जो ग्राफ बनाया उस ग्राफ के बेस पर कुछ निष्कर्ष निकाले। देखिए ग्राफ इस प्रकार का था, प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए ऐसा था, दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए कुछ इस प्रकार का था। अब ये जो ग्राफ बने हुए हैं, इन ग्राफ से आप देखो अपन क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। कोलराउस ने इससे टोटल कुल 3 निष्कर्ष निकाले। नंबर 1, जो प्रबल विद्युत अपघट्य हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य, उनका जो ग्राफ है उनका हम शून्य तक बहिर्वेशन कर सकते हैं, जबकि जो दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं उनका शून्य तक बहिर्वेशन नहीं किया जा सकता। पहला निष्कर्ष तो देखिए ये हो गया। एकदम इजी सा है, आप ग्राफ में देख करके पता कर सकते हैं कि जो प्रबल विद्युत अपघट्य हैं, ये देखिए इनका हम शून्य तक बहिर्वेशन कर सकते हैं प्रबल विद्युत अपघट्यों में, जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं इनका देखो शून्य तक बहिर्वेशन नहीं हो रहा है। इनके ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इनके ग्राफ इधर आ रहे हैं, 0 की तरफ आ जाएंगे, शून्य की तरफ, जबकि ये जो ग्राफ है ये आपको ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे इस तरह से। तो पहला निष्कर्ष तो ये हो गया कि प्रबल विद्युत अपघट्य का जो ग्राफ है उसका हम शून्य तक बहिर्वेशन कर सकते हैं, जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्य का जो ग्राफ है उसका शून्य तक बहिर्वेशन नहीं किया जा सकता है, पॉसिबल नहीं। निष्कर्ष नंबर 2, प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? इनकी हमने अब तक शुरू में एक परिभाषा देखी थी, पिछले वीडियो में एक परिभाषा और देखी थी कि जिनका लगभग पूर्णतः आयनन हो जाता है वो प्रबल, जिनका आंशिक आयनन होता है वो दुर्बल। पिछले वीडियो में हमने देखो इनकी एक एक परिभाषाएं और देखी थी कि तनुता से मोलर चालकता में अगर आंशिक परिवर्तन होता है तो उसे प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं, और तनुकरण से मोलर चालकता में यदि अधिक परिवर्तन होता है तो उसको दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। और यहां से हम उनकी एक परिभाषाएं और देंगे इस ग्राफ के बेस पर। कैसे? जिन विद्युत अपघट्यों का ग्राफ सरल रेखीय है उनको प्रबल बोलेंगे, और जिनका सरल रेखीय नहीं है यानी अरेखीय है उनको क्या बोलेंगे? दुर्बल। सीधी सी परिभाषा होगी। यानी वे विद्युत अपघट्य जो मोलर चालकता एवं सांद्रता के वर्गमूल के मध्य सरल रेखीय ग्राफ देते हैं,
कैसा ग्राफ देते हैं? सरल रेखीय या रेखीय ग्राफ देते हैं, उन विद्युत अपघट्यों को क्या कहते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य कहा जाता है। और ठीक इसी प्रकार से अब आप बता सकते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य की परिभाषा किसे कहेंगे? जो अरेखीय ग्राफ देते हैं, इनको आप रेखीय बोल सकते हैं, तो इनको अरेखीय बोलेंगे, उनको क्या बोलेंगे अपन? दुर्बल विद्युत। ये इनका था कोलराउस का दूसरा निष्कर्ष, ये था निष्कर्ष नंबर 3। तीसरा निष्कर्ष देखिए कोलराउस ने क्या निकाला। तीसरा निष्कर्ष ये निकाला कि अगर आप तनुकरण करते हैं तो तनुकरण से मोलर चालकता में वृद्धि होती है, और इसका कारण होता है कि आयनन की मात्रा यानी आयनों की संख्या बढ़ती है। ये पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अगर आप विद्युत अपघट्य का जो विलयन है उसमें अगर आप तनुकरण करेंगे, बाहर से विलाएंगे यानी जल मिलाएंगे, तो जल मिलाने से आयनों की संख्या में वृद्धि होती है, और आयनों की संख्या में वृद्धि होने से मोलर चालकता में भी वृद्धि होती है। इस प्रकार एक निश्चित तनुता पर तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता का मान भी विद्युत अपघट्य के लिए निश्चित होता है। देखिए क्या कह रहे हैं कि ये जैसे अपने पास में विद्युत अपघट्य का विलयन है, ये पिछले वीडियो में पढ़ा था हमने, और इसमें अपन बाहर से इसका करते हैं तनुकरण। तनुकरण करने से क्या होगा? तनुकरण करने से इसका आयनन होगा, आयनन का मतलब आयनों की संख्या बढ़ेगी, तो तनुकरण करने से जो मोलर चालकता है उसमें वृद्धि हो जाएगी। ये पढ़ा था। अब कोलराउस क्या कह रहे हैं कि किसी निश्चित तनुता पर, जैसे आपने इसका निश्चित अनुकरण कर रखा है, इसमें कितना 1 ml 2 ml 1 लीटर 5 लीटर एक निश्चित विलायक की मात्रा मिला रखी है, तो निश्चित तनुकरण पर आयनन की मात्रा भी निश्चित होती है। अगर आपका निश्चित तनुकरण है कि इतने ग्राम विलेय पदार्थ है, उसको हमने इतने ml विलायक में घोल रखा है, तो फिक्स होता है कि इतने उसकी इतने % ही आयनन होता है। फिर अगर आप तनुकरण करेंगे तो उसका आयनन बढ़ेगा, यानी निश्चित तनुता पर अगर तनुता निश्चित है तो आयनन की मात्रा जिसको अपन अल्फा से मानते हैं वो भी क्या होती है? निश्चित होती है। ये कहना चाहते हैं कोलराउस अपने तीसरे निष्कर्ष में कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की निश्चित तनुता पर उसके आयनन की मात्रा भी निश्चित होती है। और अगर आयनन की मात्रा निश्चित है, आयनों की संख्या फिक्स हो गई उतनी है, तो उसकी मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकताएं हैं वो भी क्या हो जाएंगी? निश्चित हो जाएंगी। जब तक आप उसके तनुकरण में कोई चेंज नहीं, उसकी सांद्रता में कोई चेंज नहीं करेंगे, तब तक मोलर चालकता में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके बेस पर कोलराउस ने जो आयनन की मात्रा होती है अल्फा, इसके लिए एक सूत्र बताया। आयनन की मात्रा अल्फा किसको कहते हैं? किसी निश्चित तनुता पर मोलर चालकता, ये कोई भी निश्चित तनुता है और इस तनुता पर जो मोलर चालकता है वो मोलर चालकता अपॉन उसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता, उस विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ये हो गई आयनन की मात्रा। इस प्रकार से टोटल ये 3 निष्कर्ष निकाले हैं कोलराउस ने अपने इस ग्राफ के बेस पर। देखिए एकदम सीधे सीधे ये कोलराउस का जो ग्राफ है, निष्कर्ष है, देखने में एक बार थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, लेकिन एक बहुत ही इजी है। इस ग्राफ के बेस पर अपने को 3 निष्कर्ष निकालने। नंबर 1, जिनका 0 तक बहिर्वेशन हो जाएगा वो प्रबल होते हैं, जिनका 0 तक 0 तक बहिर्वेशन नहीं हो सकता वो दुर्बल होते हैं, पहली बात। नंबर 2, जिनके ग्राफ रेखीय हैं उनको प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं अपन, और जिनके ग्राफ अरेखीय हैं, सरल रेखीय नहीं है, उनको दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। और नंबर 3, अगर तनुता निश्चित है तो आयनन की मात्रा भी निश्चित होगी और मोलर चालकता भी निश्चित होगी। और इसके बेस पर कोलराउस ने आयनन की मात्रा ज्ञात करने के लिए यह बताया है, आयनन की मात्रा बराबर निश्चित तनुता पर मोलर चालकता और अनंत तनुता पर मोलर चालकता का अनुपात। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी विद्युत अपघट्य की निश्चित तनुता पर मोलर चालकता एवं अनंत तनुता पर मोलर चालकता का अनुपात किसके बराबर होता है? उस विद्युत अपघट्य की आयनन की मात्रा
के समान या के बराबर होता है। ये था कोलराउस का जो नियम है उसका आधार है, बेस है। अब इसके बेस पर कोलराउस ने एक नियम प्रस्तुत किया है और उस नियम के कुछ अनुप्रयोग है, वो अपन सारी चीजें देखेंगे अगले वीडियो में, यानी कोलराउस का नियम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।